एक्चुअली कंपनी की एनुअल विजिट के लिए यूके से वीआईपी आए थे और मैनेजर साहब के यहाँ ना होने की वजह से सब कुछ मेरे साथ हो गया, इसलिए बहुत लेट फ्री होंगे और आपको थोड़ा जल्दी जाना है, तो उन्होंने मुझे भेजा। मैं एचआर में सीनियर एग्जीक्यूटिव था। मसला है सर, ये आपके टिकट और गाड़ी आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए सुबह ठीक 4 बजे नीचे लॉन्च के बाद पहुँच जाएगी। और कुछ नो सर। यस सर। सर वो 10 बजे है मैडम है। मैडम वो किस लिए? आपके लिए मेरे लिए? मैं समझा नहीं। सर आप यहाँ अकेले हैं तो आपकी कंपनी के लिए। मैं तुम्हें इस तरह का आदमी दिखाई देता हूँ? नो सर, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है सर। How dare you do that? सर आप यहाँ बहुत अकेले हैं। Get out! I say get out! Idiot! Yes, come in. गुड इवनिंग सर। हाँ, good evening. सर पैक बनाऊँ? हाँ, हाँ. सर स्मॉल बनाओ या लार्ज? Small. सर पानी लेंगे कि सोडा? पानी. सर प्राइस डालूं? नहीं. सर Thank you. वेलकम सर। हाँ सुनो, ये नीचे शोर कैसा? कहाँ? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बहरे हो क्या? नहीं, आके हैं। आंखों से सुनते हो? खामोशी को कोई क्या सुनेगा साहब, नीचे कब्रिस्तान। साहब अकेलेपन में खामोशी भी चीख बनकर सुनाई देती है। हुक्म करे तो कोई बोलने वाली गुड़िया भेजूं? और फिर सप्लाई करने के अलावा भी कोई काम है तुम लोगों को? और सुनो, अपने मैनेजर को भेजो। लेकिन वो तो आदमी है। ओ शिक्षक। हेलो टीके, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ तो मैं बिल्कुल टाइम पर था, लेकिन उस वक्त तुम्हारे कमरे में वेटर था, मैं उसके सामने आना नहीं चाहता। वो बहुत गिरा हुआ आदमी है। वो जिस औरत के बारे में तुमसे बात कर रहा था ना, वो इसकी अपनी बीवी है। बीमारी की मारी एक बेचारी औरत रात को इस होटल के कमरों में घूमती है और दिन में सरकारी अस्पताल के बरामदों में अपनी तनख्वाह शराब उड़ा देता है और पलता है उसकी कमाई में। लेकिन आप तो मैंने मालूम दी कि ये धंधा कितना खतरनाक हो गया आजकल। ना जाने क्या क्या बीमारियां ये फिरती हैं सस्ती किस्म की औरतें धंधे। एक बार तो उसके अंदर गए नहीं कि सैकड़ों बीमारियां निकल कर चिपक जाती है कुत्तों की तरह। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इतना गंदा शहर, इतना ट्रैफिक, इतनी भीड़, ना जाने लोग कहाँ से आते और किधर जा रहे। मैं तो चंद मिनटों में पागल हो गया हूँ और ये ना जाने सारी जिंदगी गुजार देते इसी शहर। बाय द वे, अभी और कितने दिन रुकने के राजा यार? यार आज सुबह 6 बजे की पहली फ्लाइट है, लेकिन 6 बजे मतलब 8 बजे दिल्ली, दोपहर तक अपने घर,
अपने बीवी बच्चों के पास। गुड, वेरी गुड। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। काफी समय बाद आए ना, देखो तो अपना चेहरा भी अजनबी लगता है। आपकी बातों से लगता है जैसे आप मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मुझे नहीं लगता मैं पहले कभी आपसे मिला। तुम अपने काम धंधे में इतना उलझे रहते हो कि तुम्हारा मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं गया, वरना मैं तो तुम्हें अक्सर मिलता हूँ। वो तुम्हारी पिछली विजिट पर। ओह, नहीं, पिछली विजिट। आई थिंक आप गोयल साहब के साथ काम करते हैं। गोयल साहब के साथ भी काम करता हूँ कभी कभी। अब समझा हाँ, कि तुम भी वही हो, औरतों के दलाल। वही ऑफर लेकर आया मेरे पास, जो पहले गोयल का एम्प्लॉय लेकर आया, उसके बाद वो बेटा। लेकिन कितनी बार मैं कह चुका हूँ तुम लोगों से, मुझे कोई औरत नहीं चाहिए। क्या तुम्हें पूरा यकीन है इस वक्त तुम्हें किसी औरत की जरूरत नहीं? अरे मैं कह रहा हूँ, यकीन का क्या मतलब? तो ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत नहीं तो नो प्रॉब्लम। वही जबरदस्ती किसी औरत को तुम्हारे कमरे में नहीं फेंक जाएगा। तुम इतना गुस्सा क्यों होते हैं? तुम्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और फिर मैं कोई ऐसी वैसी ऑफर लेकर भी नहीं आया तुम्हारे पास, बल्कि मैं तो तुम्हें रोकने आया हूँ कि तुम कोई ऐसा काम न कर रहे। उल्टा तुम मुझसे नाराज हो। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। अब इस पागल शहर में कौन किसी को जानता है? कितनी भागम भाग है, भाग रहे हैं किससे? और शायद एक दूसरे से, या शायद खुद से। अब इस भागदौड़ से फुर्सत मिलेगी तभी तो किसी को जानेंगे ना। लेकिन तुम अंदर कैसे आए और इस तरह बिना जान पहचान के मेरे कमरे में आए? क्या डीके, क्या बिना जान पहचान की रट लगा रखी? तो मुझे नहीं जानते तो क्या हुआ? तो तुम्हें जानता हूँ ना। कैसे कैसे जानते हो? जानता हूँ, यकीन करो। क्या क्या? यही कि तुम डीके हो। गोयल साहब के ऑफिस में बहुत से लोग जानते हैं। तुम्हारा पूरा नाम देवेंद्र खन्ना है और तुम लुधियाना में रहते हो। नीचे होटल के रजिस्टर में ये सारी डिटेल दर्ज है, कोई भी जान सकता है ये बातें मेरे बारे में। लेकिन उस रजिस्टर में ये नहीं लिखा हुआ कि तुम्हारी एक बीवी और 2 बच्चे, जिनमें से छोटे बच्चे के बारे में तुम्हें शक है कि उसकी शक्ल तुम्हारे बॉस से मिलती है। सिर्फ 2 साल पहले तुम अपनी कंपनी में एक मामूली से क्लर्क थे। आज उसी बॉस की मेहरबानी से तुम एक ऐसी पोस्ट पर पहुंच गए हो जहां एक प्रोजेक्ट पास करने के लाखों रुपए मिले। एक खटारा से स्कूटर पर घूमते थे, आज तो बड़ी गाड़ियों और एक शानदार कोठी के मालिक। मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे सूटकेस में 10 लाख रुपए हैं, जो तुम्हें गोयल साहब की कंपनी में एक प्रोजेक्ट पास करने की रिश्वत। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? हाँ ना, मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या तुम कोई ब्लैकमेलर हो? ब्लैकमेल करने आए हो मुझे? मनी चाहिए तुम्हें? अब ब्लैक मनी के लिए कोई किसी को क्या ब्लैकमेल करेगा? देखिए, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है तुम्हारे पास। तुम्हारा होने के बावजूद भी जिस पैसे को तुम पब्लिकली अपना नहीं कह सकते, वो पैसा मेरे किस काम का? फिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? शायद कुछ भी नहीं। कभी मैं तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन आज जो तुम करने जा रहे हो उससे मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई। अब मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या एक्सपेक्ट करते थे तुम मुझसे, और क्या करने जा रहा हूँ मैं आज ऐसा जिससे तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई? व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट? तुम्हें नहीं मालूम? मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि तुम हो कौन और क्या चाहते हो मुझसे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी और कितना नीचे गिरोगे तुम? बच्चों से चोरी सिगरेट पीते, बीवी से छिपे शराब पीते, अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे माँ बाप मांस खाना पाप समझते हैं, लेकिन खाते हो। अब सबसे छिपे अपने कमरे में औरतें बुलाना शुरू कर दिया तुम। क्या मैं अपने कमरे में औरतें बुला रहा हूँ? मैं? और नहीं तो क्या? ये पहले कोई साथ आदमी, अभी वेटर, ये सब क्या है डीके? मैंने सिर्फ इतनी बात करने के लिए दोनों को डांट के भगा दिया अपने कमरे में से, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपने कमरे में औरत बुला रहा हूँ? ये सब तुम्हारा ढोंग है। तुम तो एम्प्लॉय से रिश्वत के पैसे नहीं लेना चाहते थे, तुम बोला औरत वाली ऑफर कैसे माने? इसीलिए तुमने पूछा कि गोयल साहब खुद क्यों नहीं आए, और वेटर से भी कहा कि जाकर मैनेजर को भेजो। इसका मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हें ये ऑफर कोई तुम्हारे स्टेटस का आदमी दे। हाँ, ये बात ठीक है, मैं किसी छोटे लेवल के एम्प्लॉय से पैसे नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैनेजर को बुलाने के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं वेटर की शिकायत करना चाहता था। बट वेट, जस्ट वेट, व्हाट द हेल यू आर? तुम हो कौन जो इस तरह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? और मैं तुम्हें क्यों क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ? मैं तुमको कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जो एक काम करने जा रहे हो अपने कमरे में, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहा जो मेरी नजर में गलत हो। अच्छा, एक औरत तुम्हारे कमरे में आ रही है
ये गलत बात नहीं है तुम्हारे नजर? मेरे कमरे में कोई औरत नहीं आ रही है। गोयल साहब ने जिस औरत को यहाँ आने के लिए कहा है उसे अभी तक मना नहीं किया गया। मैं उस एम्प्लॉय को मना कर चुका हूँ। तो इस एम्प्लॉय ने गोयल को बताना है और गोयल ने उस औरत को मना करना है, लेकिन गोयल अभी मीटिंग में और लेट फ्री होने वाले। सो इसका मतलब ये हुआ डीके कि उस औरत को कोई खबर नहीं है कि उसका यहाँ आने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। सो तुम ये मान कर चलो वो औरत यहाँ आई। अब ये ठीक बात है तुम्हारी नजर? बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी जॉब है मेरी, सोशल स्टेटस है, रेपुटेशन है, इतना प्यार करने वाली बीवी, उसके होते हुए मैं यूँ किसी बाजारू औरत के साथ संबंध बनाऊंगा? ठीक, मुझे तो ये बात सोचते हुए भी शर्म आ रही है। और तुम कहते हो मेरे कमरे में? पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। सच तो यही है कि एक औरत आ रही है तुम्हारे कमरे में। मैंने जब उसे बुलाया नहीं तो वो क्यों आ रही है? उसे पैसे दिए गए। किस लिए? तुम्हें खुश करने के लिए। माय गॉड, कितनी गिरी हुई बात है ये। आई विल शूट हर। मैं गोली मार दूंगा अगर वो मेरे कमरे में आई तो। पिस्तौल भी रखनी शुरू कर दी तुमने? अरे मैं सिर्फ अपनी नफरत जाहिर कर रहा था, मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है। तुम्हें उस औरत को अपने कमरे में आने से मना करने का हक है, नफरत करने का नहीं। ये मत बोलो ये उसका काम है। बहुत घटिया काम है। अपना अपना नजरिया है। तो क्या चंद पैसों के लिए खुद को बेच देना जायज है? नाजायज है। तो नाजायज है। फिर तुम क्यों 10 लाख में अपना सब कुछ बेचा है गोयल साहब के पास? सिर्फ 10 लाख रुपए। तुम एक ऐसी कंपनी को पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने जा रहे हो डीके, जिसका पुल बनाने का कोई एक्सपीरियंस है। जरा सोचो, सैकड़ों हजारों लोग गुजरा करेंगे उस पुल से, और डीके तुम 10 लाख में अपना तन मन और आत्मा तक बेचकर कितने लोगों की जिंदगी का सौदा कर। ये एक अलग मामला है। मैंने कब कहा कि मैं रिश्वत नहीं देता? मैं कोई देवता हूँ या कोई महान आदमी हूँ? दावा तो औरत भी नहीं करती कि वो देवी है कि बहुत महान औरत है, बल्कि वो तो सारे आप लाइसेंस बनाकर घूमती है कि वो एक कॉलर। कम से कम तुम तो ऐसा नहीं करते। ठीक है, क्या रिश्वत खाने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? बात तो उस औरत को कमरे में बुलाने की हो रही है ना। मेरी रिश्वत खाने वाली बात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। अगर तुम पैसे लेकर खुद को बेचने का काम कर सकते हो तो एक औरत को खरीदने का भी कर सकते हो। मैंने नहीं किया। मैंने कभी गोयल से नहीं कहा कि वो मेरे कमरे में किसी औरत को भेजे। उसे तुम्हारे कहे बिना भेज? हाँ। क्यों? हाँ, हो सकता है वो मुझे खुश करना चाहता हो। यानी उसे मालूम है कि एक औरत तुम्हारे कमरे में आएगी तो तुम खुश हो जाओ। मैं ऐसी गिरी हुई बात सोच भी नहीं सकता। तो फिर गोयल ने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोच लिया? ये तुम जाकर गोयल से, अगर गोयल ने कहा, वो कभी नहीं कह सकता। क्योंकि वो तुमको नाराज नहीं करना चाहता, डरता है तुमसे, उसको तुम्हारी जरूरत है। वरना वो जानता है कि एक औरत तुम्हारे कमरे में आएगी तो तुम खुश हो जाओ। अगर उसके मन में कोई ऐसी बात है तो मैं साले की धज्जियां उड़ा दूंगा। ऐसी रिपोर्ट सबमिट करूंगा कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, 10 लाख रुपए खाए हैं तुमने उसकी कंपनी से और आगे भी खाना, इसलिए वो बात करो जिसका कोई मतलब हो। अगर सच में तुमने कभी गोयल को किसी औरत के लिए नहीं कहा तो सवाल ये होता है कि गोयल आखिर तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचा? इस सोसाइटी में इज्जत का सवाल है। अगर गोयल तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है तो लोगों से कहता भी हो। अक्सर लोग खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में दूसरों को छोटा बनाते। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सर्कल में तुम्हें इस तरह का इंसान समझा जाए? हरगिज़ नहीं। तो फिर सोचो, आखिर गोयल ने तुम्हें गलत किस्म का इंसान क्यों समझा? कहीं ऐसा तो नहीं टिके कि तुमने कोई भी कहीं फरमाइश की? सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी अनजाने में कुछ कहा गया हो? मैंने कभी गोयल से फालतू बात नहीं की। तुम याद करने की कोशिश तो करो कि मजाक या नशे में तुमने ऐसा कुछ कह दिया हो जिससे उसने तुम्हारे प्रति ऐसी धारणा बन गई। तो दिमाग पर जोर डालो, ठीक है? ये तुम्हारे रेपुटेशन के लिए जरूरी है। वो नहीं, शायद मेरी पिछली विजिट के दौरान। हाँ हाँ, तुम्हारी पिछली विजिट के दौरान क्या हुआ? नहीं, वो तो बहुत मामूली सी बात थी। इतनी मामूली सी बात से तो ये नहीं समझा जा सकता कि मैं इस तरह का इंसान हूँ। नजरिए का फर्क होता है। हो सकता है जो बात तुम्हारे नजरिए से छूटी हो किसी और के नजरिए से। तो मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारी पिछली विजिट के दौरान? शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते। मेरी पिछली विजिट के दौरान एक बार जब मैं गोयल के ऑफिस पहुंचा तो वहाँ एक औरत बैठी। फिर वो शायद गोयल के ऑफिस की कोई एम्प्लॉय थी। गोयल ने उससे मेरी इंट्रोडक्शन करवाई, फिर मुझे अटेंड करने लगा। उस औरत ने उठकर एक्सक्यूज मी कहा, चली गई बस। हाँ, और कुछ नहीं? क्या हो सकता था? ये तो बहुत मामूली बात है।
इतनी सी बात से तो किसी की नीयत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। डीके, तुम कुछ छिपा तो नहीं रहे? देखो डीके, अगर तुम सच में ये जानना चाहते हो कि गोयल ने तुम्हें अलग किस्म का इंसान क्यों समझ लिया, तो तुम ईमानदारी से सब बताना होगा, कुछ भी मत छिपाओ। मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि सिवा इसके कि वो औरत बहुत खूबसूरत, मैं देखता रहा, फिर देखता रहा कितनी देर। क्या औरत सचमुच इतनी सुंदर थी? हाँ, इतनी सुंदर औरत मैंने कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। उसका चेहरा बहुत आकर्षक था, घुंघरू की तरह खनकती उसकी आवाज जब उसके होठों से निकलती थी, तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता था कि उसके होठों को देखूं या उसकी आवाज को सुनूं। ये अलग बात है कि वो बोलती आंखों से ज्यादा थी। उसने बड़े सलीके से गहरे नीले रंग की साड़ी बांधी थी, जो उसके जिस्म की पूरी परिभाषा को बयान कर रही थी। नहीं, मैं उसे नहीं, हाँ, मैं उसे ही देख रहा, ऐसे जैसे वहां कुछ और देखने को हो ही नहीं। फिर उसने बड़ी अदा मुस्कुरा कर एक्सक्यूज मी कहा और चली गई। दूर तक मेरी नजरें उसका पीछा करती हैं। ओह माय गॉड, मुझे ये बात बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं ऐसा खो गया था उसमें कि गोयल ने मुझे आवाज देकर वापस बुलाया। लेकिन इतनी सी बात से तो ये नहीं समझा जा सकता कि मैं कोई इस तरह का इंसान हूं। लेकिन गोयल ने तो समझ लिया। वो खुद ऐसा होगा, वरना अचानक कोई खूबसूरत औरत तुम्हारे सामने आ जाए, तुम उसे देखने लगो तो इसमें क्या बुराई है? कोई खूबसूरत औरत अचानक तुम्हारे सामने आ गई और तुम उसे देखने लगो, इसमें सचमुच कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसकी सुंदरता में इतना खो जाना कि तुम्हें वापस बुलाने के लिए किसी को आवाज देनी पड़े, ये चिंता की बात। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मेरे मन में उस औरत को लेकर कोई ऐसी वैसी बात आ गई थी। सुंदर फूल, सुंदर नजारे, सुंदर कलाकृतियां देखकर हम नहीं खो जाते। सुंदर फूल, सुंदर नजारे, सुंदर कलाकृतियां देख के हम इसलिए खो जाते हैं क्योंकि हमारे मन में सदा सुंदरता की ख्वाहिश होती है। और अगर तुम उस औरत की सुंदरता में खो गए, इसका मतलब तुम्हारे अंदर किसी सुंदर औरत की अतिरिक्त ख्वाहिश। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ। मेरे लिए वही दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। अगर ऐसा होता तो तुम किसी और की तरफ ऐसे ना देखते। अरे ये एक बहुत छोटी सी बात है, तुम इसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? अचानक एक औरत मेरे सामने आ गई, मैंने उसकी तरफ देखा, वो चली गई और मैं उसे भूल गया। बात खत्म। तुम सचमुच उसको भूल गए? हाँ। क्या तुमने फिर उसे याद नहीं किया उस दिन के बाद? बिल्कुल नहीं, मैं पूरे 8 महीनों के बाद आया हूँ इस कंपनी के विजिट पर, और पूरे 3-4 दिनों से मैं यहाँ हूँ। और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि इस पूरे अरसे के दौरान मैंने उसके बारे में एक बात भी नहीं सोचा। और हाँ, अगर तुमने मुझे याद न दिलाई होती तो मुझे शायद याद भी ना आती। तुम्हें ये याद है कि उसके होठ खूबसूरत थे, उसके घुंघरू जैसी आवाज है, तुम्हें उसके होठों से निकले शब्द यूं याद है जैसे कल की बात। अभी अभी तुमने अपने शब्दों में उसके जिस्म की पूरी परिभाषा बताई और तुम कह रहे हो तुम उसे भूल चुके हैं। अब जरूरी तो नहीं जो तुम्हें भूला ना हो वो तुम्हें याद है। अब तुम याद दिला रहे हो तो मुझे याद आ रहा सब कुछ। शब्दों की आड़ में सच को छुपाया जा सकता है, ये बात मुझे आज पता चली। मैं सच कह रहा हूँ। तुम झूठ कह रहे हो, ठीक है? तुम उस औरत को कभी नहीं। औरत तुम्हें इतनी ज्यादा याद है कि मुझे शक है कि वो तुम्हारे साथ ही रह नहीं गई। बताओ कहाँ छुपा रखा तुमने से? बताओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, तुम्हारे ब्रीफकेस में क्या? क्यों? तुमसे क्या मतलब? तुम क्यों जानना चाहते हो? मेरे रूटीन के कुछ कपड़े हैं और कुछ गिफ्ट। क्या लेकर देखो, बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट हैं और वाइफ के लिए कुछ कपड़े। क्या लेकर जा रहे हो अपनी वाइफ के? 2-3 साड़ियाँ हैं, एक 2 पंजाबी सूट है और एक नाइटी। क्या मैं देख सकता हूँ? क्यों, तुम क्यों देखना चाहते हो? देखना चाहता हूँ कैसे कपड़े लेकर जा रहे हो अपनी बीवी की। साधारण कपड़े हैं, तुम क्यों देखना चाहते हो? क्या खास बात है इनमें? कोई खास बात नहीं, तो तुम मुझे दिखाने में क्या एतराज है?
एतराज है, तुम मेरे पर्सनल मामलों में दखल दे रहे हो। तुमसे हमारा कुछ नहीं छिपा डीके, ना पर्सनल ना पब्लिक। मैं जानता हूं तुम्हारे बैग के जो कपड़े हैं वो तुमने अपनी बीवी के लिए नहीं, उसी औरत के लिए खरीदे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने ये कपड़े समझ गया, तुम कोई साजिश रच रहे हो, मुझे बदनाम करना चाहते हो, ब्लैकमेल करना चाहते हो मुझे। ठीक है, ठीक है, मैं दिखाऊं तुम्हें कपड़े। देखना चाहते हो तुम? क्या करने लगे तुम? क्या करने लगे तुम? बेटा को बुला रहा हूँ ताकि तुम्हें धक्के देकर इस कमरे से, इस होटल से बाहर फेंक दे। अगर तुम मुझे भेजकर खुश हो तो मुझे भी तुम जैसे हिपोक्रेट आदमी के साथ रहने में कोई खुशी नहीं। मैं जा रहा हूं। क्या कहा तुमने मुझे? हिपोक्रेट? हाँ, हिपोक्रेट हो तुम, दिखावे के लिए बीवी और मन बहलाने के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसे सफाई दे रहे हो? अपने आप? हाँ, अपने आप को ही दे रहे हो। तुम्हें, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा होता तो मुझसे बातें करते, क्यों कायरों की तरह मेरे सवालों का जवाब देने से भागते ना। मैं बाहर नहीं रहा। देखो, अगर मैं उस औरत से मिलना चाहता, अगर मैं उसके लिए यहाँ आया होता तो कम से कम एक बार गोयल को तो कहता, कम से कम एक बार कोशिश तो करता मैं उससे मिलने की, एक बार गोयल को तो कहता। मैं नहीं जानता तुम क्या करना चाहते हो। तुम चाहो तो मैं कपड़े दिखा सकता हूँ। यार वो मुझे साबित कराने की बात करते हो, क्या फायदा मुझे साबित करने? अपना बैग खोलो, अपने आप साबित हो जाएगा। तो ठीक है, देखो 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 ये कपड़े, देखो देखो ये साड़ी, ये साड़ी, ये और साड़ी, ये मेरे बैग में इतना नीला रंग क्यों है? क्या है नीला रंग? तो अपनी बीवी के लिए लेकर जा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो फिर किसके लिए खरीदा इतना सारा नीला? मुझे लेना, मुझे सिर्फ इतना पता है ये सारे कपड़े मैंने अपनी बीवी के लिए खरीदे हैं, लेकिन ये इतने नीले क्यों है मुझे खुद नहीं पता। मुझे पता है, उस औरत का नीला रंग तुम्हारे अंदर उतर गया, बदल गया तुम्हारे लिए रंगों की परिभाषा। पिछले 8 महीनों में तुम एक पल भी उस परिभाषा के दायरे से बाहर नहीं आ पाए। तुम्हारे लिए नीले रंग का मतलब ही वो औरत हो। याद करो, वो नाजुक से होठों से छनकती घुंघरू सी आवाज, वो खूबसूरत अर्थों में लिपटे नीले शब्दों की परिभाषा, वो दूर तक जाती नजर, वो महक, वो अंदाज, वो एहसास। हाँ, वो एहसास, बार बार उसे महसूस करना, लरसना, उसे छूने की कोशिश करना, लेकिन टूट जाता है ये एहसास, उंगली की हल्की सी छुअन हो जाता है। हाँ, ये सच है। पिछले 8 महीनों में मैंने हर पल, हर चेहरे में उस औरत को ढूंढा, अपने ऑफिस की कलीग औरतों के चेहरों में उसके नक्श तलाशने की कोशिश की, अपनी बीवी को शीशे के सामने खड़ा कर उसके जिस्म का कंपेरिजन किया उसके साथ, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैंने कभी उस औरत से मिलने की कोशिश नहीं की। मिलने की कोशिश उससे की जाती है जो दूर, जो हर पल ख्यालों में हो। उससे मिलने की कोई क्या कोशिश करेगा? ओके, आइए, मैं मानता हूँ कि मेरे ख्यालों में कहीं वो औरत की है। ओके है, लेकिन यकीन करो मुझे खुद नहीं पता था इस बात का कि वो है। और यहाँ आते वक्त भी मेरे मन में मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि प्रोजेक्ट पास करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, बस। और अगर मैं उस औरत से मिलने आया होता तो कम से कम एक बार कोशिश तो करता, एक बार गोयल को तो कहता। और यस, कम इन। ऑर्डर सर। कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम यहाँ। रोस्टेड लेंगे या फ्राइड? कहा ना कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। और सुनो, तुमने मैनेजर को क्यों नहीं भेजा? वो भी ऑफिस में नहीं है तो सर। जब भी ऑफिस में हो मुझे उनसे मिलना है। यस सर। क्यों? जाओ। सर कुछ कहना था। क्या?
साहब, अकेलेपन की खामोशी से घबराकर लोग खुद एक चीख बन जाते हैं, फिर चीख से डरकर खामोश होने की कोशिश करते हैं। पर आपके कमरे में जो आदमी है वो किसी को खामोश नहीं होने देता। तुम जानते हो उसे? जानता हूँ। कौन है? कोई नहीं जानता। तुम जानते हो उसके बारे में कुछ? अच्छी तरह से। अंदर से निकलता है, बाहर तक फैल जाता है, बाहर से आए तो अंदर उतर जाता है। जिस दिन इसकी शक्ल नजर आ जाए धंधा नहीं होता। बहुत खतरनाक आदमी है सर, बहुत खतरनाक। कोई चोर लुटेरा है? नहीं, ईमानदार है। धंधा वगैरह करता? कहाँ, उल्टा रोकता है ऐसा काम करने से। तो कोई पुलिस वाला हो? नाम मत लो उनका साहब, पहला ही दिन बहुत खराब निकला है। नहीं तो फिर खतरनाक क्या है? यही तो खतरनाक है सर। इसके होते हुए आप उस औरत के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे जो यहाँ आ रही है। कौन कौन औरत आ रही है यहाँ? जिसका भी फोन आया था। मैंने किसका फोन आया था? जो औरत यहाँ आ रही है। मैंने यहाँ किसी को नहीं बुलाया। ऐसा तो उसने भी नहीं कहा। अरे तो फिर क्यों आ रही है? आप बहुत ऊंचा बोलते हैं सर। औरत एक खामोशी जैसी होती है, मर्द एक चीख जैसा होता है। चीखने से खामोशी टूट जाती है। shut up and get out from here. Get out. खामोशी टूटने की भी एक चीख होती है, पर वो इतनी खामोश होती है कि अक्सर सुनाई नहीं देती। और आपके कमरे में जो आदमी है वो खामोशी की भाषा भी समझ लेता है। बहुत खतरनाक आदमी है सर, बहुत खतरनाक आदमी है। क्या कहा वेटर ने मेरे को? यही कि तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। तुम चाहो तो मैं जा सकता हूँ तुम्हारे कमरे से। मैं डरता नहीं हूँ तुमसे, और ना मैंने कोई ऐसा गुनाह किया है जो मुझे शर्मिंदा होना पड़े तुम्हारे सामने। बाकी अगर वो औरत मेरे अवचेतन मन में कहीं रह रही थी तो भगवान की कसम मुझे खुद नहीं पता था इस बात का। हाँ, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन समस्या तो ये है डीके कि औरत तुम्हारे अवचेतन से निकलकर तुम्हारे कमरे तक आ पहुंची। मैं कभी माफ नहीं करूंगा गोयल को, कभी नहीं। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना घटिया सोच लिया उसने मेरे बारे में। उसका दोस्त नहीं। इस कारोबारी दुनिया में हजारों लोग हैं जो इसी तरह। मैं मानता हूँ इस लाइन में ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर सचमुच तुम्हारा अगर सचमुच तुम्हारा इस औरत को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इतना बवाल खड़ा करने की क्या है? फोन उठाओ और मना कर दो रिसेप्शन कि तुम्हारे कमरे में किसी औरत को ना आने। राइट, यू आर राइट। मेरे कमरे के बाहर भी कोई पंगा हो, ये बात मेरे फेवर में नहीं जाती। मैं अभी फोन करता हूँ। रिसेप्शन, देखो मेरे कमरे में एक औरत आ रही है। 104 नंबर से बोल रहा हूँ। क्या वो आ चुकी है? वो तो आ चुकी है पीछे रिसेप्शन पर। नहीं, उसे बोलो अभी वही इंतजार करें। लेकिन तुमने उसे इंतजार करने के लिए कहा? ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया? और जैसे ही रिसेप्शन वालों ने मुझे बताया कि औरत आ गई है और उसे कमरे में भेज रहे हैं तो मैं घबरा गया। लेकिन समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ये तो बहुत गलत हो गया। मेरा ख्याल है इतनी टेंशन वाली बात भी नहीं। तुम अभी फोन करके रिसेप्शन में उस औरत को मना कर सकते हो। एक बार इंतजार करने को कहते हैं। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कोई नहीं, लेकिन क्या सोचेगी वो औरत मेरे बारे में? जो मर्जी सोचे, तुमने तो उसे बुलाया नहीं, ना तुम उसे जानते हो ना जानना चाहते हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मेरा उससे क्या लेना देना जो मैं ये सोचूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। मुझे फोन करके मना कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो औरत ऐसे वापस चली जाएगी? मतलब जरूरी तो नहीं ये गोयल साहब के ऑफिस वाली औरत हो सकता है ये कोई प्रोफेशनल औरत हो। हाँ, हो सकती है। तो फिर वो अपनी रात खराब करके कैसे चली जाएगी वापस? है उसका प्रोफेशन है ये, एक रात की कीमत है उसके लिए। मामले में बहुत कमीना है। औरत को ऐसे ही वापस भेज दिया तो ये एक पैसा नहीं देगा इसको। लेकिन तुम्हें इस औरत की पेमेंट की फिक्र क्यों? तुम्हारा तो इससे कोई कमिटमेंट नहीं।
मुझे सिर्फ मेरी फिक्र है, जब उस औरत को पता चलेगा कि उसकी असाइनमेंट कैंसिल हो गई है और हो सकता है भड़क कर यहाँ आ जाए, हंगामा खड़ा कर दे, कुछ पता चलता है ऐसी औरतों का कब क्या कर दें, फिर तो सारे होटल को पता लग जाएगा कि मेरे लिए एक बाजारू औरत भेजी गई थी, किसको सफाई देता फिरूंगा मैंने नहीं बुलाया था उससे, ये कहाँ फंसा दिया गोयल के बच्चे ने मुझे सब ठंडे दिमाग से फैसला करना होगा। आखिर ये मेरी इज्जत का सवाल है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। सुनो, मेरी सजेशन है कि उस औरत को वापस तो भेजा जाए, लेकिन उसकी पेमेंट कर दी जाए, चुपचाप चली जाएगी। क्या कहते हो? अगर बात खत्म करने के लिए पेमेंट का सवाल है तो ठीक है, बुला लो वेटर को और भेज दो उसके हाथ कुछ पैसे। मगर ऐसे वेटर के हाथों पैसे कैसे भेजे जा सकते हैं? फिर जरूरी तो नहीं ये कोई प्रोफेशनल औरत हो सकता है गोयल साहब के ऑफिस वाली हो सकती है, तो फिर उसे ऐसे पैसे कैसे भेजे जा सकते हैं? फिर तो ना मैं खुद नीचे जाऊँ, है नहीं, मैं पहले दूर से छिप कर देखूंगा, अगर वो कोई प्रोफेशनल औरत हुई तो बेटा के हाथ पैसे भिजवा दूंगा, अगर वो गोयल साहब के ऑफिस वाली हुई तो वैसे ही मना कर दूंगा। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है डीके, तुम उस औरत से मिलना चाहते हो। अरे नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ, मुझे इस तरह की औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ इस मुसीबत से निकलने का बेस्ट पॉसिबल तरीका ढूंढ रहा हूँ। पैसे तभी भेजे जा सकते हैं जब वो कोई प्रोफेशनल औरत हो, और वो औरत कौन है ये देखने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर बात औरत की पहचान का है तो जाया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। क्यों तुम क्या चलोगे मेरे साथ? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूँ? अगर तुम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हो तो मुझे साथ में ले जाने का क्या एतराज है? तुम मेरे पर्सनल मामलों में दखल दे रहे हो। एक तो बिना बताए पता नहीं कहाँ से मेरे कमरे में घुस आए हो, ऊपर से मुझ पर शक कर रहे हो, अपनी शर्तें थोप रहे हो मुझ पर। मैं ना तुम पे कोई शक कर रहा हूँ डीके, ना ही कोई शर्तें थोप रहा हूँ, मैं तो यूं ही तुम्हारे साथ चलने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं उस औरत को देखकर बहक जाऊंगा, और अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे होते हुए मैं इस कमरे में कुछ नहीं कर सकता, जैसा कि वो वेटर भी कह रहा था तुम्हारे बारे में, तो फिर हमें नीचे जाने की जरूरत ही क्या? क्यों ना उस औरत को हम लोग ऊपर बुलाएं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं थी कि वो औरत कोई प्रोफेशनल हो सकता है, वो गोयल साहब की ऑफिस वाली औरत। हाँ, हो तो सकती है। अगर वो हो तो उसे तो इस तरह अपने कमरे में बुलाना ठीक नहीं। अरे मैंने कहा कमरे में, मैंने कहा कमरे तक, मतलब दरवाजे के बाहर। पहले वो औरत तुम्हें याद भी नहीं, फिर तुम्हारी यादों में आई, फिर यादों से चलकर इस होटल तक आए, फिर होटल से कमरे तक आए, फिर इस बात की क्या गारंटी है डीके कि कमरे तक आकर कमरे के अंदर नहीं आई? ऐसे कैसे आ जाएगी कमरे के अंदर वो? और अगर मेरी नीयत साफ है तो फिर वो कमरे के अंदर आ भी जाए, चाहे बेड पर चढ़ जाए, कुछ गलत नहीं हो सकता। कमरे के अंदर बेड? अरे मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर वो आती है तो। मैं तुम्हारे शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थ को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरे शब्दों को अपनी मर्जी के अर्थ देने की कोशिश कर रहे हो। तुम इतने शक्की क्यों हो? हर बात पे शक करते हो। अरे ऐसे नहीं आ सकती कोई औरत मेरे कमरे में, क्या यही एक रिश्ता होता औरत मर्द के बीच? अच्छा, अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? माँ है औरत तुम्हारी, बहन या बेटी? मैं ऐसे रिश्तों की बात नहीं कर रहा। अब कोई अजनबी औरत मेरी माँ, बहन और बेटी कैसे हो सकती है? तो क्या हो सकती है अजनबी औरत तुम्हारी? कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे कि दोस्त, यानी कि जिसे तुम जानते ही नहीं, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, और वो कौन है, किस मकसद से तुम्हारे पास आ रही है, तो तुम कह रहे हो वो तुम्हारी दोस्त हो सकती है? यार मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर वो आती है तो वो तुम्हारी दोस्त हो जाएगी। नहीं हो सकती। तो यानी तुम अब ऐसी औरत से भी दोस्ती करने को तैयार हो जो चंद रुपयों के खातिर अपना जिस्म बेचने आ रही है? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें इस तरह की औरतें बिल्कुल पसंद है। हाँ, मैंने कहा था, और मैं अभी उस स्टैंड पर कायम हूँ। लेकिन बिकना किसी की मजबूरी तो हो सकती है। तुम उस औरत के मामले में इतने क्रूएल क्यों हो रहे हो यार? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम उस औरत के मामले में इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, तो फिर इसमें इमोशनल होने वाली क्या बात है? राधा, ये तो लॉजिक की बात है। बिकाऊ होना अगर घटियापन की निशानी है तो कौन बिकाऊ नहीं है यहाँ? कौन नहीं बेचता अपने आप को? जिसके पास जो कुछ बेचने लायक है वो बेचता है। कोई मन बेचता है, कोई तन बेचता है, कोई ज़मीर बेचता है। मैं भी तो बेचता हूँ अपनी हैसियत, अपनी ताकत। उसके पास जिस्म, वो जिस्म बेचती है।
तुम बताओ, जिस बेचना खतरनाक है या जमीन बेचना? ऑफ कोर्स जमीन बेचना, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ ठीक है कि वो कौन है और क्या बेचने आ रही है। मुझे तो लगता है वो एक मजबूर औरत है, मदद की जरूरत है उसे और हमदर्दी की तलाश में आ रही है यहाँ। तुम ये बात अपने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तो शौक के लिए तो कोई औरत अपना जिस्म नहीं बेचती ना। शौक और मजबूरी के अलावा कोई तीसरा कारण भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है वो औरत मूर्ख हो, अपने जिस्म का मतलब ही न जानती हो। ये भी हो सकता है कि वो औरत बहुत चालाक है और अपने जिस्म के एक से ज्यादा मतलब जानती है। तब मतलब ये ठीक है, ये जरूरी तो नहीं कि वो कोई प्रोफेशनल हो सकता है। वो गोयल साहब की ऑफिस वाली और गोयल साहब के कहने पे तुम्हें खुश करने आ रही हो, या ताकि तुम खुश होकर प्रोजेक्ट पास कर दो और कंपनी खुश होकर गोयल की प्रमोशन कर दे और गोयल खुश होकर उस औरत को प्रमोट कर दे। इसका मतलब तो ये हुआ ठीक है कि वो औरत बाकायदा सोच समझकर सिर्फ प्रमोशन हासिल करने के लिए आ रही है। ऐसी औरत को तो जरूरत नहीं है ना तुम्हारी हमदर्दी। लेकिन ये भी तो हो सकता है गोयल ने उसे मजबूर किया हो यहाँ आने के लिए, वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए यहाँ आ रही हो। तुम नहीं जानते इन प्राइवेट नौकरियों में क्या क्या कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं फीमेल एम्प्लॉइज को। अगर इस बेचारी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे जरूरत है ना मेरी और मेरी हमदर्दी की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई भी औरत नौकरी बचाने के लिए अपने जिस्म का सौदा क्यों करेगी? अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी औरत भी हो सकती है। क्यों ना हो सकती? और मेरा नहीं ख्याल। सचमुच? हाँ, क्या कभी ऐसा नहीं? कम से कम मेरे ऑफिस में तो कभी नहीं हुआ। 3-4 फीमेल एम्प्लॉइज हैं जो ऑलरेडी काफी ऊंचे रैंक पर काम करती हैं। और मेल एम्प्लॉइज वो सभी तो ऊंचे रैंक पर काम नहीं करते ना। मेल एम्प्लॉइज मर्दों की भी बना कहीं एक्सप्लॉइटेशन होती है। मर्दों की ना होती हो शायद, मर्दों की औरतों की तो हो सकता है किसी ने प्रमोशन हासिल करने के लिए अपनी औरत को। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कोई आदमी प्रमोशन हासिल करने के लिए अपनी बीवी को गैर मर्द के बाद भेज दे? मैं नहीं मान सकता, ऐसी बात है। अरे मानने ना मानने से क्या होता है, ठीक है। लोग कहते हैं, सुनते हैं लोग, भौंकते हैं, मैं लोगों की परवाह नहीं करता। मेरे डिपार्टमेंट में मेरी प्रमोशन सिर्फ मेरे काम की वजह से हुई है। लेकिन मैंने तुम्हारी प्रमोशन के बारे में बात कर, मैं तो सौरभ समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। तुम मेरी पर्सनल लाइफ पर कमेंट कर रहा हो। ठीक है, शराब बहुत इल्जाम लगा चुके तुम मुझ पर और मैं चुपचाप सुनता आया हूँ। बट दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू फॉर मी, माइंड इट। तुम्हें नहीं लगता ठीक है कि तुम आज अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो? ये चढ़ती क्यों नहीं मुझे? इम्पोर्टेंट धीमे धीमे असर कर, लेकिन तुम चाहते हो कि ये खंजर की तरह तुम्हारे अंदर उतर जाए और बह जाए वो सब कुछ सालों से तुम्हारे अंदर रुका हुआ। हाँ, मैल बनकर जमे हुए लोगों के ताने मेरी छाती में। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में भी मेरी प्रमोशन हुई सिर्फ मेरे काम की वजह से। इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट लेकर दिए मैंने कंपनी को, करोड़ों का बिजनेस करके दिया अपने ऑफिसर्स को, टेबल के ऊपर से भी और टेबल के नीचे से भी। लेकिन लोग हरामजादे। अगर तुम्हें पूरा विश्वास है ठीक है कि तुम्हारी प्रमोशन सिर्फ तुम्हारे काम की वजह से हुई है, तो लोगों की बातें सुनकर इतना डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी बीवी ऐसी औरत है, बस उसके तुम्हारे बॉस से टेस्ट के लिए दोनों को शौक था आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज। जब दो कॉमन हॉबीज वाले लोग कभी कभार आपस में मिलते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई एतराज वाली बात। लेकिन लोगों के मुंह कैसे बंद करता हूँ? सिर्फ लोगों की बातें सुनकर मेरे बॉस की बीवी ने मेरी प्रमोशन पार्टी में मेरी हिम्मत की, ताना मारा मुझे बीवी की वजह से प्रमोट होने का। वो एक घरेलू औरत थी, उसे समझ नहीं थी ऐसे रिश्तों। तुम्हारे ऑफिस के लोग जाके चुगली करते होंगे और उखड़ जाती हो, लेकिन शक तो तुम्हें भी था ठीक है, जबकि तुम एक पढ़े लिखे इंसान थे। पढ़े लिखे होने का मतलब ये तो नहीं होता कि तुम्हें महसूस होना बंद हो जाता है। मानता हूँ मुझे भी चुभती थी उन दोनों की नजदीकियाँ, लेकिन मैंने कभी अपनी बीवी को बॉस से मिलने से रोका नहीं था। लेकिन जब से उसने तुम्हारे बॉस से मिलना शुरू किया तुम कटने लगे, फिर कभी तुम उसे मन से प्यार नहीं कर पाए। तुम्हें याद है एक बार तो गुस्से में तुमने शराब का गिलास उसके चेहरे पर फेंक दिया। जब न सुनी जाए लोगों की बातें तो क्या करे आदमी? लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम लोगों की परवाह नहीं करते हो।
वो कुत्ते हैं, भौंकते हैं। हर चीज की कोई लिमिट भी तो होती है। यानी कि तुम्हारी बीवी का तुम्हारे बॉस से रिश्ता अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका। लोगों की बकवास अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। तो साले मेरे बेटे को मेरे बॉस का खून कहते थे। शक तो तुम्हें भी था। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझ पर भी तो असर होता है लोगों की बातों का। देर रात तक तुम्हारी बीवी किसी गैर मर्द के साथ घूमती रहे और जब भी करे उसी की बातें करे तो क्या करोगे तुम? मतलब तुम्हें अपनी बीवी पर शक? शक नहीं, यकीन है मुझे। इतने लंबे अरसे से मैं उसके साथ हूँ। वो कब और किस बात पर खुश होती है, कब उदास, सब जानता हूँ। जब से उसने मेरे बॉस से मिलना शुरू किया था, बहुत खुश रहने लगी, हवा में उड़ने लगी थी, हंसने लगी थी। वो उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसके कपड़ों के रंग बदल गए थे। इश्क लगा रही थी हरामजादी मेरे ही पास से, आर्ट एंड कल्चर की आड़ में। लेकिन इसमें तुम्हारी भी तो गलती है डीके। तुमने खुद अपनी बीवी को अपने बॉस से मिलवाया था, ये जानते हुए भी वो कैसा लंपट किस्म का। तुम्हें याद है शर्मा साहब के बेटे की शादी? तुमने पहली बार अपनी बेटी को अपने बॉस से मिलवाया और पहली मुलाकात में तुम दोनों को अकेले छोड़कर बाहर आ गए। वो मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी थी। पैलेस के अंदर डीजे का बहुत शोर था। तुम्हें क्या शक है मैंने जानबूझ कर ऐसा किया? शक नहीं, यकीन है। एक लंबे अरसे से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ डीके। तुम कब और किस बात पे खुश होते, किस बात पे उदास, सब जानता हूँ। जब से तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बॉस से मिलना शुरू किया था, तुम बहुत खुश रहने लगे, हंसने लगे, हवा में उड़ने लगे। तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया, तुम्हारे कपड़ों के रंग बदल गए थे, क्योंकि तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारी सीट बदल गई। तुम्हारी सीट ऊंची हो गई थी, इतनी ज्यादा ऊंची कि सारा स्टाफ तुम्हारे आगे पौना लग रहा था। आर्ट एंड कल्चर की आड़ में तुम्हारी बीवी तुम्हारे बॉस से इश्क लड़ा रही थी और तुम बीवी के आड़ में नोट कमा रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपनी बीवी और बॉस के रिश्ते के साथ खिलाफ था। तुम्हें कोई एतराज नहीं था? शुरू में नहीं था, लेकिन जब मुझे लगा कि बात सबसे ज्यादा बढ़ रही है तो मैं रोकने लगा था अपनी बीवी को। क्योंकि शुरू में तुम्हें उस रिश्ते की वजह से प्रमोशन मिले, लेकिन जब उस प्रमोशन पर कीचड़ उछलने लगा तो तुम घबरा गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी बीवी तुम पर सवाल करे। हाँ, खाली की जबान चलने लगी थी मेरे सामने। वुमेन एम्पावरमेंट पर लेक्चर देने लगी थी मुझे, मेरे काम को क्रिटिसाइज करने लगी थी। वो नहीं, उसके अंदर मेरा बॉस बोलने लगा था। एक दिल को बंद कर दी था। अब तो तुमने की थी उस दिन उसके चेहरे पर थप्पड़ मार कर। क्यों मारा था मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़? क्योंकि उसने मुझसे मेरी पसंद का रंग छीन लिया था। उस दिन मैं ऑफिस से सीधा घर पहुंचा था। मेरे मन में कोई गिला, कोई शिकवा नहीं था। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे याद नहीं किस बात पर, लेकिन मैं बहुत खुश था उस दिन। ऑफिस से सीधा घर आया था। बच्चों के लिए कितना कुछ खरीदा था। उसके लिए भी उसकी मनपसंद रंग के कुछ कपड़े थे। उसे नीला रंग कभी पसंद नहीं था। उसे तो सीधा सादा सा सफेद रंग पसंद था। अक्सर मैं उसकी इस पसंद का मजाक उड़ाता। सफेद भी भला कोई रंग है, लेकिन वो कहती ये मोहब्बत का रंग है। मोहब्बत करने वालों की भी कहाँ कोई अपनी पहचान होती है। वो तो ढल जाता है प्रेमी के रंग में। वो देर से ढला। मैंने कोई गिला नहीं। वो भी बहुत खुश थी, शॉपिंग करके आई थी। बच्चों के लिए खाने पीने का सामान, रोजमर्रा की चीजें, मेरे लिए शर्ट और अपने लिए नीले रंग की एक साड़ी। उस दिन तुम्हें उसके नीले रंग की कोई खुशी नहीं? हाँ, क्योंकि उस दिन मेरी शर्ट और एक नीले रंग की साड़ी के साथ एक और कमीज आई थी घर में, सफेद रंग की सूती कमीज। पूछने पर उसने बताया कि वो शर्ट मेरे बॉस के लिए। अगले दिन मेरे बॉस का बर्थडे था और वो शर्ट उसने उसे गिफ्ट कर दी। उसने मेरे सामने शर्ट की पैकिंग खोली, उसे ध्यान से चेक किया, फिर गिफ्ट रैपर में लपेटने लगी। अचानक उसकी नजर किसी बटन पर पड़ी। शायद वो ठीक से नहीं लगा हुआ था। उसने सुई धागा लिया और घर में मेरा वजूद भूल कर बटन काटने बैठ गई।
मैंने ये सहन कर लिया। वो गुनगुना रही थी, मैं जानता था कि मैं उसका गीत भी सह गया, लेकिन अचानक उसकी उंगली में सुई चुभ गई। उसने फौरन उंगली मुंह में डाल ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। दर्द की जगह उसके होठों पर मुस्कान, मैं उसकी मुस्कान भी सह गया। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई। जब उसने बढ़ गए धागे को अपने दांतों से तोड़ा तो मेरी सहन शक्ति जवाब दे, मेरा खून खौल उठा। तुमने उसे थप्पड़ मार। उसके होंठ बॉस के होठों से जुड़े देख लेता तो शायद इतना दर्द न हो। उस बढ़ गए धागे से उसके होंठ जैसे जुड़े हुए थे। सफेद कपड़े की चांदी रंग की जो चमक थी उसके चेहरे पर, उसे याद करके आज भी टीस सी उठती है छाती में। सो तुम्हें लगता है कि किसी और का नीला रंग अपनाकर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया, और अब तुम किसी और का नीला रंग अपनाकर बदला लेना चाहते हो अपनी बीवी से? नहीं, इतना तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी ऐसा करने का हक है? नहीं। क्यों? अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? ये तो तुम्हें शक है डीके कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बीवी का तुम्हारे बॉस से कोई गलत संबंध ना हो। लोग खामखा बकवास कर, तुम्हारी बीवी निर्दोष। जरा सोचो कितनी केयर करती हो तुम्हारे बच्चों, तुम्हारी छोटी सी उलझन कितना बड़ा इशू बन जाता है उसको। तुम्हें याद है पिछली बार जब तुम बीमार पड़े थे तो पूरा एक हफ्ता कैसे पागलों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमती रही, सारी रात जागकर बर्फ की पट्टियां रखती रही तुम्हारे माथे, तुम्हारे दफ्तर तक के काम को अपना बना लेती हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसी औरत होगी? नहीं, वो बहुत करती है मेरे लिए, लेकिन इतना तो वो सभी के लिए करती है। फुकरी है, फुकरी, तारीफ की भूखी। कोई जरा सी प्रशंसा कर दे उसकी तो जान तक देने को तैयार हो जाती है उसके लिए। एक दिन मेरा बॉस ऑफिस में तबीयत खराब हो गई उसकी, मैं उसे लेकर अस्पताल गया और ये बात फोन पर मैं इसे बता बैठा। अभी बॉस की अपनी बीवी नहीं पहुंची थी अस्पताल, ये उससे पहले खिचड़ी बनाकर पहुंच गई वहां। ये भी तो हो सकता है कि वो इसे भी तुम्हारे ऑफिस का काम समझती, वो तुम्हारे बॉस से जो भी संबंध रख रही हो वो तुम्हारी प्रमोशन और तुम्हारी खुशी के लिए रख रही। लेकिन मैंने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। जब तुम खुद उसे अपने बॉस के नजदीक जाने के लिए उकसा रहे थे तो हो सकता है उसे तुम्हारा मतलब निकाल दिया। मैंने बॉस से इश्क लड़ाने के लिए तो नहीं कहा था ना। इश्क? मुझे नहीं लगता डीके कि तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे तुम ये कह सको कि तुम्हारी बीवी का तुम्हारे बॉस से इश्क चल रहा है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ तुम्हें इश्क है, इतना ज्यादा कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते। इतना ज्यादा कि मेरी खुशी के लिए किसी गैर मर्द के साथ अनैतिक संबंध भी बना सकती है। मान लो अगर ऐसा हुआ हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें इतनी मोहब्बत करती हो कि नैतिक अनैतिक सारे सवालों को पीछे छोड़कर तुम्हारी प्रमोशन के लिए इस हद तक चली गई हो, तो वो गलत औरत नहीं है। फिर तो तुम्हें उससे बदला नहीं लेना है। फिर तो तुम्हें इस औरत के साथ संबंध बनाने का कोई हक नहीं है डीके, जो तुम्हारे कमरे में आए। मैं ठीक कह रहा हूं ना डीके? और अगर इस तरह तुम किसी गैर औरत के साथ संबंध बनाओगे तो तुम्हारी बीवी के साथ धोखा होगा। शायद मेरा मतलब हाँ। ये बार में शब्दों की कीले क्यों ठोकने लगते हो दिमाग में? ठीक कह रहा था वो बेटा, बहुत खतरनाक आदमी हो तुम, बहुत खतरनाक। तुम्हें विश्वास से बेटर की बात कर। अब हो गया है, बातों ही बातों में पागल कर दिया तुमने मुझे। चीखने का दिल कर रहा मेरा। ठीक कह रहा था वैसे, अकेलेपन में खामोशी की चीख बनकर सुनाई। मैं नहीं, ये तुम्हारा अकेलापन खतरनाक है। शायद एक लंबे अरसे बाद तुम आज इस तरह से अकेले। हाँ, इतना अकेला मैंने कभी महसूस नहीं किया खुद को। तुम चाहते हो कि कोई हो तुम्हारे पास। मेरा सर दर्द कर रहा है,
कोई हो जो तुम्हारे माथे पे खूनों सा संगीत हो, तुम्हारे अंदर सुलगती हुई ईर्ष्या की आग को पी जाए अपने होठों से, छुपा ले तुम्हारे अकेलेपन को अपने नीले जिस्म की परिभाषा। मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाए यहाँ से। तुम गए नहीं? तुम मुझसे नाराज हो गए? क्या? मैं क्यों तुमसे नाराज हूँ? तो फिर इस तरह मुझे अपने कमरे से निकाल क्यों रहे? मैं सोना चाहता हूँ। तुम्हें अभी खाना खाना? मुझे भूख नहीं। नीचे रिसेप्शन में एक औरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। या कुछ ऐसा करना चाहते हो जो तुम मरे रहते नहीं कर सकते? खबरदार, खबरदार, अगर अब तुमने मुझसे इस तरह की बात की तो मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जो मुझे शर्मिंदा होना पड़े तुम्हारे सामने। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं तुम्हारे होते हुए भी कर सकता हूँ, समझे? देखो डीके, बात अगर 2 लफ्जों में खत्म की जा सकती हो तो उसे 100 लफ्जों तक खींचने की जरूरत नहीं। तुम मुझे स्पष्ट लफ्जों में एक बात का जवाब दो। क्या? पहले बताओ, तुम सीधा सीधा जवाब दो। अगर तुम्हारा सवाल टेढ़ा नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल सीधा सवाल करूंगा, ठीक है? क्या तुम इस औरत के साथ सेक्स करना चाहते हो? अब कह रहे हो? हाँ ठीक है तुम्हारा। मैं औरत के साथ कैसे? नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। लेकिन अगर सोचूं भी तो तुम रोक नहीं सकते मुझे। मेरा कमरा है, मेरा पैसा है, मैं बालिग हूँ, यू नो मेजर। यानी कि कोई मालिक हो, मेजर, उसके पास एक कमरा हो और खर्च करने के लिए पैसे हो तो कुछ भी कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? अगर उसे जरूरत हो तो क्यों नहीं कर सकता? तो तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हें एक औरत की जरूरत है? मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर उसे जरूरत हो तो उसे पूरा करने के लिए बाकायदा एक सोशल सिस्टम है। आदमी की उसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने शादी के रीत बनाई। यही एक ऐसी परंपरा है जो मनुष्य और जानवरों में फर्क रखता है। देखो तो कितना शानदार सिस्टम है। हर एक आदमी का विवाह होता है और उसकी ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी एक बीवी होती है। मान लो आदमी को अपनी बीवी अच्छी न लगती हो तो फिर ये तो उसे शादी से पहले देखना चाहिए कि उसकी होने वाली बीवी अच्छी लगती है या नहीं। मान लो बीवी शादी के बाद अच्छी न लगे, बेवफा हो जाए तो आदमी उसे तलाक दे दे, दूसरी बीवी ले आए। लेकिन मैं उसे तलाक कैसे दे सकता? तो मेरे 2 बच्चों की माँ है। मेरा मतलब इतनी छोटी सी बात पर तलाक कैसे दिया जा सकता है? बहुत कमीने हुडी के, बहुत कमीने। तुम इस औरत को भी नहीं छोड़ना चाहते, तुम उस औरत को भी नहीं छोड़ना चाहते। तुम चाहते हो कि एक औरत तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए रोटियां बनाए, तुम्हारे बच्चों को खिलाए, तुम्हारे कमीज के बटन लगाए और दूसरी होटल में तुम्हारे कमीज के बटन तोड़। सचमुच बहुत कमीने हुडी के, बहुत कमीने। माइंड योर लैंग्वेज। इस तरह बात नहीं कर सकते तुम मुझसे। और मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी जिंदगी में 2 औरतें हों। मैं भी हमेशा चाहता हूँ मेरी जिंदगी में एक औरत हो, सिर्फ एक औरत, सिर्फ मेरी, पूरे मन से, पूरे तन से, सिर्फ मेरी। तुम जिसे मेरी बीवी कहते हो, मुझे लगता ही नहीं कि वो मेरी। उसके तन मन से साले बॉस की नफरत है मुझे उससे। मैं उसके साथ हूँ, ये मजबूरी है। उसके बिना नहीं रह सकते बच्चे और मैं बच्चों के बिना। दिल पर पत्थर रखकर छोड़ भी दूँ तो बच्चों को बर्बाद कर देगी उनकी ये जिंदगी। मैं उसके साथ, ये मजबूरी है।
वरना ना वो मेरी बीवी है ना मैं उसका पति। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। फिर भी तुम्हारा साथ तो देती है वो। जब भी तुम शराबी होते तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही होती, लेकिन वो कभी मना नहीं करती। अगर प्यार नहीं तो क्यों जाते हो उसके पास? तो क्या करूं, मैं भी इंसान हूँ, जरूरत महसूस होती है, नहीं रहा जाता तो चला जाता हूँ उसके पास। अब तुम किसी औरत के साथ होते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता भी है। जब मोहब्बत ही ना हो दिल में तो व्हाट इज सेक्स? मेरे लिए सर्कस, कोई खुशी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती इस तरह से। रिश्ता तो तुम्हारा इस औरत के साथ भी कोई नहीं है, ठीक है? मोहब्बत तो तुम इस औरत को भी नहीं करते। अगर सर्कस करके तुम इस औरत से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो इस औरत से भी नहीं मिलती, किसी से नहीं मिले। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे लिए दोनों औरतें बराबर हैं। न मैं उसे मोहब्बत करता हूँ न इससे, न उससे मेरा कोई रिश्ता है न इससे। और इस तरह ये तन का रिश्ता भी या तो दोनों के साथ ठीक है या दोनों के साथ गलत। मेरा ख्याल है ये तुम उदाहरण दे रहे हो। हाँ, मैं उदाहरण ही दे रहा हूँ। बात अगर एक छोटी सी जरूरत को पूरा करने की है तो क्या फर्क पड़ता है घर से पूरी होती है या बाहर से? फर्क पड़ता है। अगर इसी तरह हर एक आदमी अपनी उस छोटी सी जरूरत को पूरा करने के लिए घरों से होटलों की तरफ भागने लगा तो फिर घरों का क्या बनेगा? जो घरों को जोड़कर समाज बना है उस समाज का क्या बनेगा? घर जिस समाज का हिस्सा है, ये औरतें भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं। नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा ऐसी औरतों की, लेकिन सच तो यही है। इस तरह की औरतें हर तरह के समाज में रही, चाहे गणिकाएं बनकर रही, चाहे दासियां बनकर रही, चाहे वेश्याएं बनकर रही, लेकिन रही आज भी हैं। खुद सरकार लाइसेंस बनाकर देती है। अब शराब पीना भी तो बुरी बात है, सरेआम ठेकों पर मिलती है। मैं जाता हूँ, लेता हूँ, पीता हूँ, कोई मना नहीं करता, मेरी बीवी भी नहीं। और अगर वही सरकार ठेके पर मुझे औरत सप्लाई कर रही है और अगर मैं उसे ले लूँ तो क्या एतराज है तुम्हें? नहीं, तुम इस तरह घूर कर मत देखो मेरी तरफ। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर अगर कल को तुम्हारी बीवी भी कहीं और जाना चाहे अरे तो बात मत करो उसकी। उसी की वजह से तो मुझे ये सब हरकत करनी पड़ रही है। वाह के वाह, तुम चाहते हो ये गलत काम भी करो पर तुम पर कोई इल्जाम ना, तुम्हारी बीवी पर आए, सरकार पर आए, पूरे समाज पर आए और तुम पर कोई इल्जाम ना। अगर तुम्हें इस औरत के साथ सोना ही है ठीक है तो सो जाओ। अरे कम से कम अपनी बीवी को बहाना तो ना बनाओ। कितना साथ दिया उसने जिंदगी में तुम्हारा। यस, कम इन। साहब, नीचे एक औरत आपका इंतजार कर रही है, पूछ रही है मैं आऊं कि जाऊं? क्या कहूँ इस बेटा से? तुम सोचो। अरे तुम कोई सलाह दो ना। तुम्हारा क्या? तो कहा ना, मैं चाहता हूँ क्या? सेक्स और क्या? तो बुला लो उसे। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? आई मीन किसी भी तरह की। हो भी सकती है, शायद ना भी हो। अरे तुम सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? वो वेटर वेट कर रहा है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वेटर का काम ही होता है चिंता वेट करना। तुम ठंडे दिमाग से उस औरत के बारे में सोचो। मैंने कहा ना, मैं चाहता हूँ। ये तुम गर्म दिमाग से सोचकर बोल रहे हो। ये कितना उलझाता है ये आदमी। इतनी देर से फिजूल बकवास किए जा रहे हो, अब जब काम की बात सामने आ गई है तो मजाक उड़ा रहे हो मेरा। इसे काम की बात कह रहे हो, ये बेकार सी बात है। अरे चंद मिनटों की खुशी के लिए क्यों अपने तन मन में दाग लगाना चाहते हो? अरे यार, मैं तुम्हारा कोई उपदेश नहीं सुनना चाहता। तुम सीधी तरह कोई सलाह दे सकते हो दो, वरना दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है, अगर तुमने ये सब स्वीकार कर ही किया है कि बिना अच्छे बुरे का ख्याल किए हर शर्त पे तुम ये काम करना चाहते हो जिसे तुम हमेशा कहते हो एंजॉय, तो ठीक है। तो ये सब भी स्वीकार कर लो कि एक गलत और अनैतिक काम, चाहे जो हो, तो मैं ये करना चाहता हूँ बस। तो ये सच भी स्वीकार कर लो कि अगर आज तुम कर रहे हो तो कल तुम्हारी बीवी को भी ये करने का हक है। तुम हर बार उसे क्यों ले आते हो बीच में? ओके, अगर कोई नहीं सेटिस्फाइड अपनी औरत और मर्द से
सभी को ये हक है। ओके, तो फिर सवाल ये है डीके कि समाज का क्या अरे बाहर में गया समाज, मैंने समाज का ठेका नहीं लिया था। आज तुम सीधी तरह कोई बता सकते हो सलाह तो बताओ, वरना दफा हो जाओ। तो तुम चाहते हो कि ये गलत काम किस ठीक ढंग से किया जाए जिसे किसी किस्म की प्रॉब्लम है। हाँ, Am I right? यस, मैं यही जानना चाहता हूँ, बताओ। मेरा ख्याल है डीके इस विषय पर थोड़ा हमें और विचार करना चाहिए। अरे वो औरत चली जाएगी तो कोई और आ जाएगा। कमीने पद पर उतर ही आया हुआ आदमी तो और से बदलने नहीं होती दुनिया में। बोल, ठीक से बताओ मुझे, हर कोई सच पता बताइए आप भी। साहब, क्या है? क्या कहूँ इसमें कर दो? तो उसे कहो उस औरत को थोड़ा और इंतजार करने के लिए उसे कहो भी थोड़ा इंतजार करो। नहीं कर पाएगी सर, बहुत देर से बैठी। तो उसे बोलो जाओ, हम दूसरी बुला लेंगे। कमी है इस शहर में बिकाऊ औरतों की। 10 लाख रुपए है मेरे पास, 10 लाख। चाहूं तो पूरे शहर की बिकाऊ औरतों को बुला लूं यहाँ। साहब, जब तक ये आदमी आपके कमरे में है, यहाँ कोई औरत नहीं आ सकती। सर, ये आदमी बार बार क्यों कह रहा है जब तक तुम यहाँ हो यहाँ कोई औरत नहीं आ सकती? क्योंकि उसे मालूम है कि मैं इस किस्म के संबंधों को पसंद करता हूं। अरे तुम पसंद नहीं करते, ये तुम्हारा नजरिया है। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से कुछ करने के लिए। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, मैं लोगों को सलाह देता हूं। मानना ना मानना उनकी अपनी मर्जी है। मैं तुम्हें भी सलाह दे रहा हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी सलाह। ठीक, नहीं दूंगा। तुम नहीं चाहते हो तो कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, चुप रहो तुम। जज खराब, दिमाग खराब करके रख दिया है। लाखों करोड़ों की डील फाइनल करता हूँ और इस कमरे में एक औरत आ रही है, 5-7 हजार रुपए रात की कीमत है जिसकी, और मैं सलाह मांग रहा हूँ तुमसे जो ऐसी औरतों को पसंद नहीं करता। अरे मैं पूछता हूँ क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो आ जाएगी तो? पहली बार हो रहा दुनिया में ऐसा कि एक बिकाऊ औरत एक आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए आ रही है। कौन सा समाज, कौन सा युग, कौन सा इतिहास मुक्त है ऐसी घटनाओं से? फिर मुझ पर ही क्यों भार डाल रहे हो जमाने भर की सारी नैतिकता का? मैं कोई देवता नहीं हूँ, साधारण इंसान हूँ, जरूरतों और इच्छाओं का मारा एक आम आदमी। तुम कहते हो बिना शादी के लोग अपनी जिस्मानी जरूरतें पूरी करने लगे तो जानवर और इंसान में क्या फर्क रह जाएगा? अरे मैं पूछता हूँ क्यों ना आदमी जानवर ही बन जाए, जानवर और बटर। तुम देखो उनमें शादी नहीं होती लेकिन वो कभी रेप नहीं करते, कभी व्यभिचार नहीं करते, कभी कुकर्म नहीं करते, कभी किसी जानवर को चारे के लिए अपना जिस्म नहीं बेचना पड़ता। अगर तुम इस दुनिया को अनैतिक होने से बचा लेना चाहते हो तो कहो लोगों से कि वो जानवर बन जाए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने अपने बेटे को अब तक अपना नहीं माना था, तब तक मैंने उसका और अपना DNA टेस्ट नहीं करवा लिया था। जिसे तुम रिश्ता कहते हो चमड़ी के 1 सेंटीमीटर नीचे नहीं उतरता, चीखती रह जाती है आत्मा। हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, कहाँ है मोहब्बत? कौन करता है किसी को? है क्या मोहब्बत? है क्या मोहब्बत? सब विवाह जिसे तुम कहते हो विवाह का मैरिज, वो समाज का दिया सेक्स करने का लाइसेंस है, a permit to fuck someone legally and socially। बेकार का बहाना है ये, कोई खुशी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती इस बहाने से। बोलो, बताओ मुझे क्या वैल्यू है इस बहाने की? बोलो। तुमने मुझे बोलने से मना किया। मैं तुम्हें बोलने की इजाजत देता हूँ, बोलो।
और बता मुझे क्या वैल्यू है ऐसे बहानों की। तुम्हें उस औरत के साथ सेक्स करना, अब वो चुप कर। क्यों फिजूल सवालों के पत्थर मार रहे हो जो सोए लोग? ये लोग सोए हुए क्यों हैं जब मैं जाग रहा हूँ? तुम्हें इंतजार है किसी का, इन्हें नहीं। इन्हें भी है, but they are not daring like me. इन्हें भी इंतजार है, हर एक को एक के बाद एक और। जिंदगी में कोई आए ना आए, ख्यालों में हर पल आता है। यहाँ विवाहित कोई एक से है, रहता है दूसरे के साथ। मन और आत्मा पर बहानों का बोझ उठाकर, but I can't carry this बोझ now. उतार दूंगा सारे बहानों का बोझ। 10 लाख रुपए है मेरे पास, 10 लाख। हेलो रिसेप्शन, उस औरत को भेजो फौरन। थैंक यू। वो आ रही है वो, जाने कब से जिसका इंतजार कर रहा हूं वो आएगी, अपनी आवाज के घुंघरू छलकाएगी। She is coming। इस कमरे को नीले रंग में रंग देने के लिए ओह माय गॉड आकर कहेगी, अपनी मुस्कुराती आंखों से कहेगी, Excuse me? Oh my God! What a romantic evening! What a thrill! How she's coming! Oh, waiter! Change the light color, please. I hate white. I hate white. I love blue. Yeah, blue. I love blue. Oh my God. I love blue. What a romantic evening. What a तो पहले सबको नमस्ते। और मेरा वैसे थिएटर से काफ़ी पुराना लगाव रहा है, क्योंकि मेरा जो बचपन है और जो इनिशियल पीरियड ऑफ कैरियर है वो कलकत्ता में होता है। तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, ये सोशल मैसेज जो इस तरह के ड्रामा से दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है, अनुकरणीय होता है। ठीक है, हर शख्स के दो पहलू हैं, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन और नियंत्रण जिस तरह से आदमी अपने आप को सोच सकता है, कर सकता है, प्रॉब्लम वो सबसे बड़ा मैसेज है। मुझे वो आनंद फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, बाबू गोसाई, जिंदगी एक रंगमंच है जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में। रंगमंच में हम सभी रंगकर्मी हैं, लेकिन तब तक नहीं अपने आप को एहसास कर पाते हैं जब तक कि हम स्टेज पे नहीं। आपने एक जीवंत अपने को साकार किया आप सबने, आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबको मेरा नमस्कार। ये जो आज नाट जो अपने नाट वो है सर, पहला जो प्ले हुआ ये तो उस कैरेक्टर का प्ले था, और नाट समारोह का जो पहला प्ले था। इसमें 2 कैरेक्टर के प्ले में जो इन्होंने रोल किया दोनों ने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही खूबसूरत प्ले की स्क्रिप्ट तो राइटर लिखता है, उसने उसके दिमाग में जो आया उसने लिखा, मगर निभाना जो है वो
कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों जने ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसे निभाया, जितनी तारीफ करें कम है। और जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात आती है तो वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राइटर है, राइटर ने जैसा दिमाग में उसका आया कि समाज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे निभाई जाती हैं, वो उसको लिखता है। और मगर इन्होंने जो भी रोल किया दोनों जने ने बहुत ही अच्छा किया। वेटर ने भी अच्छा ही किया रोल, ये नहीं कहते हैं छोटा रोल था, मगर ये देखिए कि दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो डायलॉग्स होते हैं वो कहीं पे भूलना नहीं और कहीं पे ये जाहिर नहीं होने देना कि क्या कहते हैं, वो कहीं पे सोचे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या बिल्कुल लगातार उसको बिल्कुल दोनों जने फ्लो में बोलते चले गए। ये बहुत बड़ी बात है। हम पहले भी उमेर भी यहाँ बैठे उस दिन, वो उनका भी प्ले था एक रात के वो कहानी, उसमें भी यही देखा मैंने। तो हम देख रहे हैं कि एक समय था जब सवाना आदमी यहाँ प्ले कर रही थी, तुम्हारी अमृता फारूक शेख और सवाना आदमी। तो मैं सोचता था कि दो जने मिलकर कैसे इतनी देर पब्लिक को रोकेंगे, और उन्होंने करीब उनका भी प्ले जो था 1 घंटे 20 मिनट का था, और उन्होंने 1 घंटे 20 मिनट किसी को हिलने नहीं दिया था। आज इनका भी प्ले 1.5 घंटे का था और 1 घंटे इन्होंने किसी को हिलने नहीं दिया। यानी हर जने के दिमाग में ये था कि अगली स्टेप ये क्या करेंगे, अगला जो वो क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, क्या होने जा रहा है, यानी क्यूरियोसिटी जो थी वो बनी हुई। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ हमारा अपना वो रहता है कि किसी तरह से प्ले कानपुर में इम्प्रूव करें। इन्होंने जो भी किया उसके लिए इनको मिठाई खाने के लिए मेरी तरफ से 2100 रुपये मैं देंगे। किसी तरह से इनके ऐसे कलाकार करते रहें और ये जो है और लोग करते रहें और किसी तरह से वो दिन लौट कर आए, बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम लोग मेहनत तो सर बहुत करते हैं। बहुत अच्छा किया सर। ये आइए कृष्णा चौधरी गुरजीत से। अरे दादा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको पहले बुला रहा था। इसके बाद सौरभ परमार आ जाइए, छोटे रवि आप भी आ जाइए। रवि वो छोटा रवि, छोटे रवि बैक स्टेज में हमारा आपको साथ दिया आप लोगों ने। उसके बाद हैं प्रवीण कुमार अरोड़ा। बस एक छोटा सा मेरा भी गुण भर का योगदान है। दिवाली आ रही, जैसा सर ने कहा, मैं भी 2100 रुपए की छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ मिठाई की। और ऐसे ही आप लोग खूब तरक्की करें, खूब अच्छे से शो करें। कल और परसों के लिए भी हम लोग शुभकामनाएं। लिटरली बताऊं तो 1 घंटे सच में जो प्ले ये हुआ, मैं 1 घंटे करीब देखा और पलक नहीं झपका पा रहा था। ये आदमी का जितना बढ़िया डिस्क्रिप्शन ये वेटर ने दिया, गजब था। और सच में आदमी ने आखिरी तक छोड़ा नहीं, सरदर्द किया और पता नहीं क्या क्या किया। वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा डायलॉग, डिलीवरीज थी, कहीं कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सतीश जी।